जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मूव करते हैं हम अपने जो नेक्स्ट पोर्शन ऑफ लेक्चर है, ठीक है। हेडोस्फेयर की तरफ मूव करते हैं। एज आई टोल्ड यू पीपल कि हमारे पास एनवायरनमेंट के चार सेगमेंट्स हैं। एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है। हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने एनवायरनमेंट से स्टार्ट की थी। और एनवायरनमेंट से वो डिस्कशन हम एटमॉस्फेयर पे लेके गए। एटमॉस्फेयर को हमने डिस्कस किया, उसके सेगमेंट्स को डिस्कस किया, फिर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम था, एयर पोल्यूशन, और उससे रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्फेयर, और उससे रिलेटेड जो हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले हाइड्रोस्फेयर की बात करते हैं। अगर हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो हाइड्रोस्फेयर वो स्फेयर है जिसमें वाटर मौजूद है। अब ये वाटर हमारे पास किस किस फॉर्म में मौजूद होता है? हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, गैसियस फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। तमाम तीनों जो आपके पास मैटर की फॉर्म है उसमें वाटर हमारे पास मौजूद होता है। अगर हम लैंड सरफेस एरिया की बात करें तो हमारी लैंड का जो 70% है वो वाटर से कवर्ड है, और 30% क्या है, एरिया ड्राई लैंड है। आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि अगर इतना ज़्यादा एरिया हमारा पानी से कवर्ड है तो फिर हम वाटर स्कार्सिटी के बारे में वरिड क्यों हैं? मसला ये है कि इस 70% में से 97% वाटर तकरीबन हमारे पास सैलीन या मैरीन वाटर है, नमक वाला पानी है, ओशंस वाला पानी है, सीज वाला पानी है, जो ना तो आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 3% हमारे पास जो वाटर है वो कौन सी फार्म में है? वो फ्रेश वाटर की फार्म में है, उस फार्म में है जिसे हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस 3% का भी तकरीबन 2% हमारे पास कौन सी फार्म में मौजूद है? फ्रोजन फार्म में मौजूद है। इस फ्रोजन फार्म वाले वाटर को, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल पे हमारा मौजूद है, उसे हम कौन सा स्फेयर कह रहे होते हैं? क्रायोस्फेयर कह रहे होते हैं, जो फ्रोजन फार्म में हमारे पास वाटर मौजूद है। एक साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते चलते हैं। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? वाटर साइकिल है। अच्छा, वाटर साइकिल को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले अब वर्ड किसको समझ लें, साइकिल वर्ड को समझ लें। वर्ड साइकिल का मतलब क्या होता है? वर्ड साइकिल से मुराद वो होता है कि जब भी किसी चीज़ का स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो हम कहते हैं वो चीज़ किस में मूव कर रही है? साइकिल में मूव कर रही है। सो वाटर कैसे साइकिल में मूव करता है ज़रा आपने देखना है। देखें, ये हमारे पास क्या है, एक लेक है जिसमें वाटर कौन सी फॉर्म में मौजूद है? वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। सो जब भी वाटर, एक मिनट वेट कीजिएगा जरा मुझे।
जी। हाँ, अच्छा। तो हमारे पास जो है, क्या कहते हैं, वाटर साइकिल में मैं आपसे बात कर रहा था कि वाटर हमारे पास क्या है, ये लेक्स वगैरह में लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। उसके अलावा वाटर और कहाँ लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, ये जो प्लांट्स हैं हमारे पास, इनके लीव्स में लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। सो वाटर जब भी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हम उस इस फिनोमेना को दो नाम देते हैं। एक हम इसे क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं, और दूसरा हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि वाटर अगर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, वाटर बॉडी से कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। और वाटर अगर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, प्लांट लीव से कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब ये जो आपके गैसियस फॉर्म में वाटर है, जिसे वाटर वेपर कह रहे होते हैं, ये ऊपर जाके कोल्ड कूल डाउन होता है। कूल डाउन ऑफ कोर्स क्यों होगा, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर लो होता है, और ये कूल डाउन होकर दोबारा गैसियस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें दोबारा गैसियस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और ये कंडेंसेटेड वाटर फिर प्रेसिपिटेशन या रेन की फॉर्म में क्या फॉल कर रहा होता है, अर्थ के ऊपर फॉल कर रहा होता है। जब ये फॉल करता है अर्थ के ऊपर, तो कुछ ये इन्फिल्ट्रेट कर जाता है ग्राउंड में, और कुछ फिर उसी वाटर बॉडी में पहुंच जाता है, फिर जहाँ से ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, वाटर साइकिल का नाम दे रहे हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक कंसेप्ट था, आई थॉट कि आप लोगों को पता हो, ताकि हम डिस्कस करें। अब आ जाते हैं वाटर पोल्यूशन की तरफ। मैं आपको पोल्यूशन की भी डेफिनेशन दे चुका हूँ। पोल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी थी, एनी अनफेवरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड पोल्यूशन। ठीक है, वो अनफेवरेबल चेंजेस अगर हेडोस्फेयर में हो रही हैं, तो उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, वाटर पोल्यूशन। ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम थोड़ी कम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखना चाहें, तो वो क्या हो सकती है कि ऐसी अल्ट्रेशन वाटर के अंदर, जो वाटर के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं, फिजिकल को, केमिकल को, या बायोलॉजिकल को चेंज कर दे। और कैसा चेंज कर दे, जिसकी वजह से वाटर के हार्मफुल इफेक्ट्स आए, किस चीज़ पे, ह्यूमंस पे आए, एक्वेटिक लाइफ पे हैं, तो उस ऐसे ही अल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं। वाटर पोल्यूटेंट्स को भी बिल्कुल हम वैसे डिस्कस करेंगे जिस तरह हमने एयर पोल्यूशन में एक सिंगल सिंगल पोल्यूटेंट्स को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन आ जाते हैं, वो वाटर पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, वो हमारे पास हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां काज करते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस या फिर क्या कह रहे होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स कह रहे होते हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के ह्यूमन सोर्सेस क्या हैं, ह्यूमन सोर्सेज इनके ये हैं कि जब भी आपका ह्यूमन या एनिमल वेस्ट किसके अंदर इंक्लूड होता है, वाटर के अंदर इंक्लूड होता है, तो हमारे पास वाटर पोल्यूशन हो जाती है। और इस वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कॉलरा जिसे हैजा कहते हैं, या टाइफाइड के कई बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास वाटर पोल्यूटेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझ लें कि इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। यानी ये कोई ऐसे वेस्ट हैं जिनकी डिमांड क्या है, ऑक्सीजन है। अब जरा आपने एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि ये पॉइंट अगेन, ये वाला पॉइंट भी काफी आगे भी यूज होगा, इसलिए बेहतर है कि इसे अभी अच्छे तरीके से समझ लें। आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक वेस्ट की टाइप पढ़ाई थी। मैंने कहा था वेस्ट दो तरह के हो सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हो सकते हैं, और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हो सकते हैं। मैंने मिसाल क्या दी थी, मैंने कहा था कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट होते हैं जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं, खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन या एनिमल वेस्ट है। अच्छा, एनिमल वेस्ट ये जो है नेचुरली डिकम्पोज कैसे हो जाता है, लेट्स से कि खेतों में पड़ा है, कुछ अरसे बाद आप देखेंगे वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। नेचुरली डिकम्पोज कैसे हो जाता है, इसको कौन डिकम्पोज कर रहे होते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर रहे होते हैं। और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम होता है उनका, एरोबिक। एरोबिक का क्या मतलब होता है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। किसको डिकम्पोज करने के लिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, नेचुरल वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। और जब ये जो ह्यूमन या एनिमल वेस्ट है जब खेतों में पड़ा है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जाहिर है एटमॉस्फेयर में हमारे पास 21%, काफी ज्यादा ऑक्सीजन है। सो वी आर नॉट वरीड एटमॉस्फेयर से, बल्कि हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, वेस्ट का प्रॉब्लम। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते रहते हैं और उस वेस्ट को डिकम्पोज करते रहते हैं। अब अगर लेट से जब बारिश आती है,
तो वही ह्यूमन या एनिमल वेस्ट बारिश के साथ पानी के साथ बहता बहता कहाँ पहुंच जाता है? वो बारिश के पानी के साथ बहता बहता किस में पहुंच जाता है? किसी वाटर बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, बहता बहता। अब जब ये वाटर के अंदर आ गया है वो ह्यूमन या एनिमल वेस्ट, अभी है तो अभी तक वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो अभी तक वो ऑर्गेनिक वेस्ट, अगेन इसको डीकम्पोज करने कौन पहुंच जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएंगे। अगेन ये कौन सी डीकम्पोजिशन करेंगे? अगेन ये एरोबिक डीकम्पोजिशन करेंगे। अगेन उन्हें डीकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन। लेकिन अब तो वेस्ट ओपन एयर में नहीं पड़ा बल्कि वाटर में पड़ा, सो ऑक्सीजन कहाँ से लेना शुरू कर देंगे? वाटर के अंदर से। और वाटर के अंदर जो ऑलरेडी लिमिटेड क्वांटिटी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, नेचुरली डिकम्पोज होने वाले वेस्ट होते हैं, जो जब वाटर में इंक्लूड होते हैं तो ये वाटर की किस चीज को कम करना शुरू कर देते हैं? वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इन्हें कौन से वेस्ट कहते हैं? ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कहते हैं। ये ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट के सोर्स क्या होते हैं? अगेन ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इनका मेजर सोर्स है। उसके अलावा पेपर मिल्स भी हो सकती हैं, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी हो सकती हैं जो क्या करती हैं? वेस्ट कास्ट करती हैं। उसकी वजह से मेजर जो प्रॉब्लम क्या होता है कि वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है? जो वाटर के पानी के अंदर डिजॉल्व हुई हुई है, जिस पे आपकी कौन डिपेंड कर रहा होता है? पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहे होते हैं। वो क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ क्या हो जाती है? थ्रेटेंड हो जाती है। उसके बाद दो किस्म के केमिकल आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनका मेजर सोर्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। कहाँ से निकल रहे होते हैं? इंडस्ट्रीज से निकल रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल के एग्जांपल में आप किसको ले सकते हैं? एसिड्स को ले सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल के एग्जांपल में हम किसको ले सकते हैं? ऑयल्स को ले सकते हैं। और मेजर सोर्स मैंने आपको क्या बताया, ये कहाँ से मिट हो रहे होते हैं? इंडस्ट्री से। और इनका इफेक्ट क्या है कि ये आपकी बेसिकली जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए बड़ा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन का भी नर्वस सिस्टम डैमेज वगैरह ये भी काज कर सकते हैं, लेकिन मेजर ये जो हार्म काज कर रहे होते हैं फिश और वाइल्ड लाइफ के लिए काज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूटेंट आ जाता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? जिसे हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स कह रहे होते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स का मतलब है फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फास्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, आपके पास पोटाशियम, ये जो हम क्या डाल रहे होते हैं? खेतों में डाल रहे होते हैं। अच्छा, इन फर्टिलाइजर के डालने की वजह से एक प्रॉब्लम राइज होता है, और उस प्रॉब्लम को हम क्या कह रहे होते हैं? यूट्रोफिकेशन। उस प्रॉब्लम को अभी हम क्यों नहीं डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि हमारा अलग से सेपरेट टॉपिक है। इसलिए हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स कैसे एयर पोल्यूशन सॉरी वाटर पोल्यूशन काज करते हैं, यूट्रोफिकेशन के साथ ही हम इस टॉपिक को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है चीज सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब क्या है? सॉइल यानी मिट्टी के पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो वाटर में क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। अब जब ये जो मिट्टी है या ये जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जब वाटर में इंक्लूड हो जाते हैं, तो उससे लॉस क्या होता है? उससे लॉस ये होता है कि वाटर जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके अंदर से सनलाइट पास होती है, उस सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो जब वाटर के अंदर मिट्टी आ जाती है तो वाटर क्या हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है। और इस क्लाउडी वाटर की वजह से उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। और कौन सी एक्टिविटी कम हो जाती है? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। उसके अलावा जब वाटर में मिट्टी और रेत आ जाती है तो ये जाके जमा होना शुरू हो जाती है लेक्स में। आर्टिफिशियल रिजर्वायर किस चीज को कहते हैं? डैम्स वगैरह। ये जो अक्सर आप सुनते हैं तरबेला और मंगला डैम में मिट्टी भरती जा रही है, उनकी कैपेसिटी कम होती जा रही है, वो भी किसी वजह से सेडिमेंट्स की वजह से है। और ये सेडिमेंट वाटर के अंदर इंक्लूड कैसे होते हैं? लैंड एरोजन की वजह से, ठीक है। जब जमीन पर कटाव हो रहा होता है उस वजह से ये क्या हो रहे होते हैं? आपके वाटर में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होते हैं? जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अक्सर यूज हो रहे होते हैं, रेडियो एक्टिविटी काज करते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, आयोडीन है। इनके सोर्सेज क्या हैं? पहला बड़ा सोर्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और दूसरा सोर्स है जब माइनिंग हो रही होती है किसकी? जैसे डीजी खान से हमारे यूरेनियम की काफ़ी ज़्यादा माइनिंग हो रही होती है। तो माइनिंग के दौरान जो थोड़ी बहुत आपकी यूरेनियम बाहर आती है, ठीक है, वो बारिश के पानी के साथ आपकी फ्लो होते होते वाटर में जा सकती है। और ऐसा वाटर अगर ह्यूमन यूज कर लें तो उससे बड़े स्वेयर किस्म के प्रॉब्लम जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन है, बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह हैं, वो काज हो सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वाटर पोल्यूटेंट है, उस वाटर पोल्यूटेंट का नाम क्या है? क्रोमियम 6 साल्ट। जरा इस चीज को आपने समझना है। देखें, आपने देखा होगा
कि बड़ी ईद के टाइम क्या हो रही होती है, कुर्बानी के टाइम खालें इकट्ठी हो रही होती हैं अक्सर ना, ये मदरसे वाले ये लोग इकट्ठे कर रहे होते हैं। ये खालें किस चीज़ में यूज़ होती हैं? ये खालें लेदर की फैक्ट्रीज में यूज़ हो रही होती हैं, लेदर बनाने की। लेदर बनाने की फैक्ट्रीज को हम क्या कह रहे होते हैं? लेदर ट्रेंडरीज कह रहे होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब अगर, क्योंकि अब ये खालें भी तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल चीज़ है ना, तो अगर आप इन्हें वैसे रख देंगे तो ये खराब हो जाएंगी, तो आप इन्हें खास किस्म का नमक लगाते हैं। उस नमक का नाम क्या है? क्रोमियम 6 साल्ट। अब ज़ाहिर है जब आपने लेदर बनानी है तो इस क्रोमियम 6 साल्ट को हमने क्या करना है? वॉश करना है। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली वॉश कर दिया और ये वाटर के अंदर चला गया, तो ये किस चीज़ का काज बनता है? ये डायरेक्ट काज है किस चीज़ का? कैंसर का, अगर ऐसे वाटर को आप यूज़ कर लेते हैं। सो एडवाइस क्या किया जाता है कि क्रोमियम 6 को पहले किस में कन्वर्ट करो? क्रोमियम 3 में कन्वर्ट करें, और फिर उसको किस में कन्वर्ट करें? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करें। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज होंगी जो इतना बड़ा प्रोसेस कर रही होंगी। अक्सर इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? क्रोमियम 6 को डायरेक्टली एमिट कर देती हैं, और फिर वो काज बन रहा होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, और फिर वो काज बन रहा होता है किस चीज़ का? हमारे पास कैंसर का भी काज बन रहा होता है। सो दिस दिस इज कंप्लीट जो हमारे पास आ जाती है वाटर पोल्यूशन, उसके सोर्सेज। अगेन फिर पॉइंट सॉल्यूशंस में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सॉल्यूशन वही है कि आप काजेज़ को एड्रेस कर लें। काजेज़ क्या? इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। काजेज़ क्या? ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट हैं। तो आप कोशिश करें कि ह्यूमन और एनिमल वेस्ट आपका पहली बात वाटर में इंक्लूड ना हो। हमारे पास म्यूनसिपल ट्रीटमेंट प्लांट लगे हों, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हों। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल्स कहाँ आ रहे हैं? इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज का वेस्ट डायरेक्टली वाटर में न डाला जाए, बल्कि उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट की जाए। आपके पास क्या आ रहे हैं? हार्मफुल जो रेडियो एक्टिव मटीरियल कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहे हैं। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट के वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगेन जो हमारे पास कॉजेज होते हैं उन्हें हम एड्रेस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? सॉल्यूशंस बन जाते हैं। एक छोटा सा यहाँ कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों को बता के उसके बाद मैं थोड़ी सी प्रेयर की ब्रेक करेंगे, ठीक है? वो कंसेप्ट क्या है कि सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है? सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन से वही मुराद है कि वाटर पोल्यूशन कौन से सोर्सेज काज कर रहे हैं। लेकिन एक कंसेप्ट है कि सोर्सेज की कैटेगरीज क्या हो सकती हैं। सोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं, पॉइंट सोर्सेज हो सकते हैं और नॉन पॉइंट सोर्सेज हो सकते हैं। अब जरा इस बात को आपने समझना है। ये पॉइंट का मतलब क्या है कि देखें, लेट्स से कि अब लाहौर में चले जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ एक फैक्ट्री है, गोरमे की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री की बैक पे आप जाते हैं और गोरमे का वेस्ट बाहर आ रहा है। तो आप पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट फैक्ट्री का वेस्ट है? ऑफ कोर्स आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट सोर्सेज कौन से वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट से आप किसी बहुत बड़े गंदे नाले पे खड़े हैं, उस पर सारा इस्लामाबाद का वेस्ट या लेट से लाहौर का वेस्ट आके उसमें गिर रहा है। क्या आप पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि ये वेस्ट किधर से आ रहा है? क्योंकि वो तो सारा कंबाइन हो गया। इसका मतलब नॉन पॉइंट सोर्सेज वो पॉइंट सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली डिफरेंस है पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट। फिर उनकी फर्दर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि पॉइंट सोर्सेज यूजुअली सिंगल सोर्सेज होते हैं, नॉन पॉइंट सोर्सेज मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स भी गिवन है, ठीक है? जैसे अब ये देख रहे हैं पॉइंट सोर्सेज एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का क्या आ रहा है? वेस्ट बाहर आ रहा है। आप क्लियरली पॉइंट आउट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री का। लेकिन इस तरह का जो हमारे पास वाटर आ रहा है काफी सारे एरिया से होके आ रहा है, जिसे हम सरफेस रन ऑफ वाटर भी कहते हैं समटाइम। ये क्या है? हमारे पास नॉन पॉइंट सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। अगेन ये फिर आपको कुछ पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज की फिर हमने एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट मेरे ख्याल है वाटर क्वालिटी की भी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम ब्रेक करते हैं, ताकि हम वापस आएँ तो हम वाटर पोल्यूशन इश्यूज की बात करें। असल में यूजली तो इशा की नमाज क्लास के बाद भी पढ़ सकते हैं, बट होता क्या है कि इसका मुझे साथ साथ हमारा पैरेलल में, एक मिनट मुझे होता क्या है कि मुझे ये लगता है कि आप लोग, क्योंकि एक तो आप सारे लोग ओके ओके कर रहे होते हैं, यस यस कर रहे होते हैं कि बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मुझे ये इंश्योर साथ साथ ये भी मैं कर रहा होता हूँ कि आप जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो। तो अंदर थोड़े बहुत बरीदर्स मैं आपको इसलिए दे रहा होता हूँ कि जो मैं पीछे मैंने पढ़ाया है एटलीस्ट उसको एक दफ़ा फिर आप लेक्चर के दौरान ही एक दफ़ा पीछे ओवरव्यू कर लें, ताकि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप क्या कहते हैं उसी वक्त में उससे पूछ लें।
इसलिए एक और कोशिश भी मेरी होती है कि मेरा जो लेक्चर है मैं ऑफिस के बाद स्केड्यूल ना करूं, ठीक है, ताकि उसमें ना ज़्यादा फिर हमारे पास प्रेयर ब्रेक्स भी ज़्यादा आ रही होती हैं। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर जो स्केड्यूल करेंगे वो स्केड्यूल वीकेंड्स पे इस तरह कर रहे होंगे कि वो फिर उसमें इतनी ज़्यादा हमारे पास जो है ऑन एंड ऑफ ब्रेक्स भी नहीं आ रही होंगी। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं स्लाइड्स वगैरह का, ऑफ कोर्स आप लोगों को इसके हैंडआउट्स मिल जाएंगे। और वो हैंडआउट्स आपने ना, ज़ाहिर है आपको जो है आपने इनकी एक्सेस है माजिद साहब तक, तो आपने माजिद साहब को ना एक मैसेज कर देना है ना, ठीक है, बेशक आज कर दें, क्योंकि अगर लेक्चर के बाद लेट से मैं कहीं बिजी हो जाता हूँ और मेरे जहन में नहीं रहता तो माजिद साहब मुझे रिमाइंड करवा देंगे, वो फिर मैं सेंड कर दूंगा आपको स्लाइड्स। जी, सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी पैरेलल में। तो आई बिलीव कि हम वाटर क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आके हम फिर रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास है कि हम वाटर क्वालिटी को कैसे मेजर करते हैं, सारे लोग इधर ही हैं ना, कहीं गए तो नहीं। वाटर क्वालिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? देखिए, वाटर क्वालिटी को पहले तो ये समझ लें कि हम किस वाटर की बात कर रहे हैं, कि हम जनरली वाटर की बात कर रहे हैं या सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें। हम जनरली वाटर की बात करें, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, इसकी क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो अब जनरल साइंस का आपका टॉपिक है, ठीक है, हमारा एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक नहीं है। ये हम जनरली वाटर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ये जो आपका वाटर है, किसी आपके घर के इर्द गिर्द कोई लेक या कोई चश्मा है, ठीक है, उसके वाटर की क्वालिटी को अगर आपने टेस्ट करना है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, उसको चेक कैसे करेंगे? सो तीन पैरामीटर्स हैं जो हम वाटर की क्वालिटी को जज करने के लिए यूज करते हैं। जो पहला पैरामीटर है वो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, उसका नाम क्या है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स अब तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है। वो ऑक्सीजन है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व। इस पे कौन डिपेंडेंट होता है? वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट्स, वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स इस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आप खुद भी इस चीज को थोड़ा सा देख सकते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इज अ गुड थिंग। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी, जितनी कम होती जाएगी उतनी वाटर की क्वालिटी कम होती जाएगी। इसकी यूजली रेंज क्या होती है? 4 to 8 ppm, 4 से 8 ठीक है। अगर ये 8 से ज्यादा है तो इसका मतलब है वाटर काफी अच्छी क्वालिटी का है, और अगर 4 से कम है तो इसका मतलब क्या है? वाटर ग्रेवली पोल्यूटेड है। दूसरा, जो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं वाटर की क्वालिटी को चेक करने के, उन दोनों को आपने पैरेलल लेके चलना है। पहला है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों से आप क्या करते हो? वाटर की क्वालिटी को जज करते हो। अब जरा इस चीज को समझिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो की मदद से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। सो जरा ये देखिएगा, ये मेरे पास एक बॉटल है। इस बॉटल में मैं क्या करता हूँ? एक लेक से पानी भर लेता हूँ, ठीक है, जिस लेक का मैंने वाटर को क्या करना है? टेस्ट करना है।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, किसी लेबॉर्टरी को जैसे PCSIR है, ठीक है, उनको दे देता हूँ कि आप मुझे इस वाटर की क्वालिटी को चेक करके बताएं, ठीक है, इसको टेस्ट करके बताएं, ये जो इसमें मैंने वाटर रखा हुआ है। अब PCSIR क्या करती है, वो इस वाटर को पहले ओपन करते हैं, ओपन करके वो उसकी इनिशियल DO वैल्यू, डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू मेजर कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा इसे लॉक करते हैं, सील पैक करते हैं, और इसे 3 से 5 दिन के लिए रख देते हैं। 3 से 5 दिन बाद अगेन इसकी ये DO वैल्यू मेजर करते हैं। अब डीओ वैल्यू जितनी डिक्रीज हुई होगी उतना वाटर में क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, ठीक है। सो डीओ वैल्यू से मेजर कर लेते हैं। अब मसला क्या था, कि मसला ये था कि रिजल्ट आने में 3 से 5 दिन लग गए, ठीक है। तो आप लेट से उन्हें कहते हो मुझे घंटों में रिजल्ट चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं, ओपन करके अपनी तरफ से इसमें एक केमिकल डाल देते हैं। वो केमिकल क्या काम करता है, वो केमिकल वो काम करता है जो नेचुरली कौन कर रहे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं। किस में कर रहे थे, नेचुरली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में, ठीक है। सो आप जब केमिकल डाल देते हो तो केमिकल किसका काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम करते हैं। तो आपके पास उससे क्या होता है, जब केमिकल आप यूज करते हो तो रिजल्ट दिनों के बजाय क्या आ जाते हैं हमारे पास, घंटों में रिजल्ट आ जाते हैं। सो ये थोड़ा सा मैंने आपको कहानी बताई, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों में आप वाटर की ऑक्सीजन डिमांड देख रहे हो, या फिर ये देख रहे हो कि वाटर के अंदर क्या मौजूद है, कितना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मौजूद है, कितना ज्यादा बायोलॉजिकल मैटर मौजूद है। जितनी ज्यादा उसकी ऑक्सीजन डिमांड होगी उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल मैटर होगा। लेकिन फर्क दोनों में क्या है, फर्क है कि आप किस चीज को यूज कर रहे हो उसको टेस्ट करने के लिए। अगर आप, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। सो अगर आप नेचुरल मेथड यूज कर रहे हो, नेचुरल मेथड में यानी किसको यूज कर रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो। हमने सैंपल लिया और सैंपल को लॉक करके रख दिया, तो इस तरीकेकार को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। और अगर हम किसको यूज कर रहे हैं, किसी केमिकल को यूज कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो केमिकल यूजली क्या होता है, हम पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 यूज कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो दोनों में कोई इतना फर्क नहीं है। दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों में आप वाटर क्वालिटी चेक कर रहे हो, दोनों में आप वाटर की ऑक्सीजन डिमांड देख रहे हो, दोनों में आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर के अंदर कौन सा कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट, बायोडिग्रेडेबल कंटेंट, मटेरियल कितना है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि आप ऑक्सीडेशन के लिए, यानी वो जो डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा एजेंट यूज करते हो। तो अगर हम इसको पोटाशियम डाइक्रोमेट वगैरह को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ गया है, वो हमारे पास केमिकल मेथड आ गया है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आ गई। सो विद दैट हम इसको यहाँ पॉज करते हैं, और पॉज करके इंशाल्लाह हम अराउंड 8:15 है मेरे पास इस वक्त, ठीक है, बल्कि हाँ 8:11 आ रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम 8:25 के अराउंड ना हम रिज्यूम कर लेंगे इसको दोबारा।
मेरी
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। सो स्टार्ट करते हैं हम। अ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब उसमें हम जिस तरीके से हमने कहा था कि एयर पोल्यूशन एक ऐसा इशू था, मुझे पहले ये बताएं कि सारे लोग आ गए। Just hold on. आई बिलीव कि सारे लोग आ गए हैं। सो एज आई वाज टेलिंग यू कि जिस तरह एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू था, उसको हमने पहले जनरली डिस्कस किया था और फिर उससे रिलेटेड स्पेसिफिक इश्यूज की बात की थी। इसी तरीके से वाटर पोल्यूशन भी काफ़ी बड़ा इशू है, और उससे रिलेटेड भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें जो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने इसको समझना है, गौर से सुनना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑलमोस्ट हर साल ये आपका एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हमने अकॉर्डिंगली इसे उतनी तवज्जो से सुनना है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? यूट्रोफिकेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं थोड़ी सी अगेन आपको एक स्टोरी बिल्ड करके उस तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो आपने मेरे साथ ही रहना है। आप में से सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, कोई भी मुझे बता दे कि किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए दो बेसिक चीजें कौन सी चाहिए होती हैं। सर, सनलाइट एंड वाटर। सनलाइट और वाटर। सनलाइट से बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो आप सनलाइट से वाटर प्लांट क्या बनाता है अपने लिए? न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, खुराक बनाते हैं। इसका मतलब है, दूसरे जी। लफ्जों में हम कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए दो बेसिक चीजें चाहिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब इमेजिन ये करते हैं कि प्लांट कहाँ ग्रो होना चाह रहा है, वो प्लांट ग्रो ही वाटर में हो रहा है, तो इसका मतलब ऑलरेडी उसके पास एक चीज मौजूद है, यानी क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। उसे कौन सी दूसरी चीज चाहिए? उसे दूसरी चीज चाहिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के लिए अब यहाँ आपने इस पॉइंट को समझना है कि न्यूट्रिएंट्स यानी फर्टिलाइजर्स वगैरह अक्सर हम कहाँ डाल रहे होते हैं? हम खेतों में डाल रहे होते हैं। और खेतों में फर्टिलाइजर डालने के बाद हम दो काम करते हैं। या तो हम फ्लडिंग के थ्रू पानी देते हैं। फ्लडिंग क्या होता है? जैसे पूरा नाला ऐसे खोल देते हैं, पूरा खेतों को फ्लड कर देते हैं। या फिर जब बारिश आती है तो तब वहाँ फ्लडिंग हो जाती है। तो इन दोनों केसेस में वो जो फर्टिलाइजर है वो ओवरफ्लो होके करीबी किसी वाटर बॉडी के अंदर पहुंच जाती है। अब वो जो प्लांट था, याद करें, जो वाटर में ग्रो होना चाह रहा था, ऑलरेडी उसके पास क्या मौजूद था? वाटर मौजूद था। अब फर्टिलाइजर की फॉर्म में उसके पास क्या पहुंच गया? न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए। तो एक बड़ा ही स्पेसिफिक किस्म का प्लांट जिसका नाम एलजी है। याद रखिएगा, एलजी एक प्लांट नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन हम उसे प्लांट कह रहे हैं क्योंकि उसकी बड़ी सारी हैबिट प्लांट से मिलती जुलती हैं। सो मैं आपको बता रहा था कि जब ये फर्टिलाइजर आपकी वाटर में पहुंच जाती हैं तो एक बड़ा ही स्पेसिफिक किस्म का प्लांट लाइक एक जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है? एलजी है। वो बड़ी क्वांटिटी में वाटर की सरफेस के ऊपर ग्रो होना शुरू हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये फिनोमेना आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। आप अक्सर कोई एक बड़े अपने घरों के इर्द गिर्द कोई तालाब देखें या जोहर देखें, ऊपर से क्या हुए होते हैं? ग्रीन हुए होते हैं। उनकी सारी सरफेस किससे कवर्ड होती है? ग्रीन किस्म की एक लेयर आपको बनी नजर आएगी। वो ग्रीन लेयर बेसिकली क्या होती है? एल्ची होती है। और ये जो एल्ची सारे उस वाटर बॉडी को कवर कर लेती है, इसे हम क्या कहते हैं? एल्चल ब्लूम्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है यूट्रोफिकेशन से, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की वजह से हुई है? सबसे पहले आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर के अंदर जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं? वो उसके ऊपर आपके पास सनलाइट वाटर के अंदर आ रही है। तो जब ऊपर से ब्लॉक हो गया, ऊपर से एल्ची ने ब्लॉक कर दिया, तो क्या चीज़ नहीं एंटर होगी? सनलाइट नहीं एंटर होगी। क्या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। जिससे क्या होना शुरू हो जाएगा? प्लांट कुछ अरसे बाद डाई होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा मसला क्या आएगा? जब प्लांट डाई होना शुरू हो जाएंगे तो कुछ अरसे बाद एलजी इन इटसेल्फ भी डाई होना शुरू हो जाती है। एलजी क्यों डाई होना शुरू हो जाती है? देखें, रोज रोज तो आप फ्लडिंग से पानी नहीं दे रहे कि उसे कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्या मिल रही हो? न्यूट्रिएंट्स मिल रही हो। सो न्यूट्रिएंट की सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं आ रही होती, कुछ अरसे बाद एलजी इटसेल्फ भी डाई होना शुरू हो जाती है। अब आपने इस पॉइंट को समझना है कि वाटर के अंदर बड़ा सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया इन द फॉर्म ऑफ डेड एलजी एंड डेड प्लांट्स। और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है? याद करें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगेन इसे डीकम्पोज करने कौन पहुंच जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएंगे। अगेन कौन सी डीकम्पोजिशन करेंगे? एरोबिक डीकम्पोजिशन करेंगे। अगेन उन्हें इस डीकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगेन वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे?
वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करना शुरू हो जाएंगे, और वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाएगी, एक टाइम आएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और वो कंप्लीटली जो आपकी वाटर बॉडी है वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। सो दैट इज वाई, इसलिए यूट्रोफिकेशन इतना खतरनाक प्रॉब्लम है जो किस वजह से हो रहा होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रहा होता है। अब क्योंकि मैंने आपको एक स्टोरी समझा दी है, ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पे जाते हैं। सो यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका फर्टिलाइजर्स आ रही हैं किसी वाटर बॉडी में, ठीक है। सो वाटर बॉडी की सरफेस आपने देखा क्या होना शुरू हो गई, ग्रीन होना शुरू हो गई, इसके ऊपर क्या बनना शुरू हो गया, एलजी बनना शुरू हो गई, ठीक है। इस ग्रीन सरफेस की वजह से क्या हुआ, सनलाइट की एंट्री क्या होगी, ब्लॉक होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, इसलिए वो डाई आउट होना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, डेड मैटर बनना शुरू हो गया। क्यों डेड मैटर बनना शुरू हो गया, क्योंकि वाटर के अंदर एलजी भी डाई होना शुरू हो गई है, प्लांट्स भी डाई होना शुरू हो गए हैं, तो काफी सारा डेड मैटर बनना शुरू हो गया, जिसको डिकम्पोज करने कौन पहुंच जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचेंगे तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, वाटर को डीऑक्सीजनेटेड करना शुरू कर देंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम करना शुरू कर देंगे, जिससे कुछ अर्से बाद ये जो प्लांट भी डेड हो जाएंगे, अंदर रहने वाली और फिशेस भी, और जो आपके एनिमल्स हैं, जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी डेड होना शुरू हो जाएंगे, और ये होल वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी, ये तो यूट्रोफिकेशन को हमने समझ लिया, अब थोड़े से कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं जो हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट है ट्रॉफिक स्टेटस ऑफ वाटर बॉडीज। देखें, वाटर बॉडी का ट्रॉफिक स्टेटस तीन तरह का हो सकता है, ओलिगोट्रॉफिक हो सकता है, मीजोट्रॉफिक हो सकता है, यूट्रॉफिक हो सकता है। ट्रॉफिक का मतलब क्या है, कि वाटर के अंदर कितने न्यूट्रेंट्स हैं। सो अगर बहुत कम न्यूट्रेंट्स हैं तो ऐसे वाटर को हम कहते हैं ये ओलिगोट्रॉफिक है। ऑफ कोर्स अगर न्यूट्रेंट कम है तो एलजी भी कम बनेगी। अगर दरमियाने न्यूट्रेंट्स हैं तो इसको हम कहते हैं मीजोट्रॉफिक। अगेन दरमियाने न्यूट्रेंट्स हैं तो एलजी भी मिडिल क्वांटिटी में, दरमियानी क्वांटिटी में आपके पास बन रही होगी। और अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रेंट्स हैं तो ऐसे वाटर के स्टेटस को हम क्या कहते हैं, यूट्रॉफिक। फिर यहीं से वर्ड क्या निकला है, यूट्रोफिकेशन निकला है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका आई बिलीव 2021 के पेपर में से पूछा गया है कि कल्चरल और नेचुरल यूट्रोफिकेशन को एक्सप्लेन करें। देखिए, मैं बार बार आपको ये साथ साथ ये भी रिकमेंड करता जा रहा हूँ कि हमने कॉमन सेंस को भी नहीं छोड़ना। देखिए, एक तरफ अगर वर्ड लिखा है नेचुरल, तो नेचुरल क्या है, जो नेचुरल रीजन की वजह से हो रही है। दूसरी तरफ कल्चरल का आप खुद अंदाजा लगा लें, कल्चरल का मतलब है वो कौन से रीजन की वजह से हो रही होगी, एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन रीजन की वजह से हो रही होगी। सो यूट्रोफिकेशन दो तरह की होती है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन होती है और कल्चरल। कल्चरल की तो अभी हमने डिटेल पढ़ ली। सो ये जो सारी यूट्रोफिकेशन फर्टिलाइजर की वजह से हो रही थी, फर्टिलाइजर्स में जो नाइट्रेट और फास्फेट की वजह से हो रही थी, वो कल्चरल यूट्रोफिकेशन है। नेचुरल यूट्रोफिकेशन कैसे होती है, याद करें वो जो थोड़ी देर पहले हमने वाटर पोल्यूशन में आपको सेडिमेंट्स पढ़ाए थे। सेडिमेंट्स क्या है, सॉयल वगैरह। अब सॉयल के अंदर ये जो हमारी नॉर्मल मिट्टी है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, फास्फेट होते हैं। तो जब लैंड इरोजन होती है और मिट्टी वाटर में इंक्लूड होती है, तो उस मिट्टी की वजह से न्यूट्रंट्स आते हैं, और उन न्यूट्रंट्स की वजह से भी यूट्रोफिकेशन होती है, और उससे हम क्या कह रहे होते हैं, नेचुरल यूट्रोफिकेशन कह रहे होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में स्पीड का फ़र्क है। याद रखिएगा, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्लो होते हैं। सो नेचुरल उसे एलजी बनते बनते बड़े सालों लग जाते हैं, जबकि कल्चरल में जब आप कंसिस्टेंट उसे फर्टिलाइजर की सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रेट फास्फेट कर रहे हैं, तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल यूट्रोफिकेशन। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई गई है कि कहाँ कहाँ से हमारी नेचुरल और कल्चरल यूट्रोफिकेशन हो सकती है। सो ये एक लेक है हमारे पास, ठीक है। अब इस लेक में घरों का वेस्ट आ रहा है। अब घरों का जो वेस्ट होता है उसमें डिटर्जेंट्स हम अक्सर ये जो सर्फ वगैरह यूज कर रहे होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, नाइट्रेट फास्फेट होते हैं। उसके अलावा ये जो वेस्ट आ रहा है, म्यूनिसिपल वेस्ट आ रहा है, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट आ रहा है, उसमें नाइट्रेट फास्फेट होते हैं। इधर से फर्टिलाइजर आ रही हैं, उसमें नाइट्रेट फास्फेट होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज से और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से मिल के इसमें आ रहे होते हैं, जो इसको फिर क्या बना रहे होते हैं, इसको यूट्रोफिकेशन का स्टेटस दे रहे होते हैं, इसमें एल्गल ब्लूम बन रहे होते हैं। सोल्यूशन क्या है, फिर बात वहीं आ जाती है कि जब भी किसी नेचुरल प्रॉब्लम की आपकी बात करते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, कि उसके आप कॉजेज को एड्रेस कर लें। सो कॉज क्या है, कि हमारे वाटर में नाइट्रेट फास्फेट आ रहे हैं, फर्टिलाइजर के थ्रू आ रहे हैं, घरों के डिटर्जेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो आप क्या करें,
पहला ये काम करें कि आप फर्टिलाइजर यूज ही ना करें। जब आप फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जब आप ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट या इस तरह की चीजें आप क्या यूज कर रहे होते हैं, कम से कम फर्टिलाइजर यूज कर रहे होते हैं, मट्टी को कंजर्व कर रहे होते हैं ताकि मट्टी वेस्ट ना हो, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सीवेज निकल रहा है जिसमें नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाउस होल्ड में डिटर्जेंट्स के रिड्यूस कर सकते हैं। मैनुअली रिमूव कर सकते हैं एक्सेसिव जो वीड डेवलप हो रही होती है वाटर की सरफेस पे। या फिर एक और काम एक कर सकते हैं, बड़ा एडवांस मेथड है, जिससे आप ऑक्सीजन वाटर के अंदर या पंप कर सकते हैं, या उस वाटर में मजीद फ्रेश वाटर क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाए। तो ये तमाम सोल्यूशन है अगेन जो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कॉज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें हम मेजर कॉज यानी नाइट्रेट, फास्फेट, फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, और हमारे पास क्या आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट जी हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन इशू है वो है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। कौन है जो इस इशू को जानता है? काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस इशू का नाम सुना होगा, जो मुझे बताना चाहेगा कि इशू क्या होता है। जी, क्या आप लोगों का इस पे टेक है, क्या होती है वाटर लॉगिंग सैलिनिटी? कोई अंदाजा नहीं है आप लोगों को वाटर लॉगिंग सैलिनिटी का? ये सारे सो रहे हैं, कुछ तो अंदाजा होगा यार, क्या होती है वाटर लॉगिंग सैलिनिटी? चले मैं आपको गैस देता हूँ। इसको हम उर्दू में कह रहे थे सेम और थोर, अब बताएं क्या होती है। सेम और थोर का नाम सुना हुआ है आप सब लोगों ने? क्या हो गया, सो गए हो सारे? सेम और थोर का नाम नहीं सुना हुआ, ये चैट में बता रहे हो? हाँ ठीक है, नसरुल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमल कहती है सुना तो है लेकिन आगे कुछ नहीं बताने लगे। ये भी सही है। हाउ टू पंप ऑक्सीजन? यार ऑक्सीजन पंप करने के लिए है ना कि फ्रेश वाटर डाल रहे हो तो एक किस्म की ऑक्सीजन ही पंप कर रहे हो। उसके अलावा ऑक्सीजन आपके पास टैंक में भी हो सकती है बिलाल, जैसे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन टैंक यूज हो रहे होते हैं, उसको आप डायरेक्टली वाटर के अंदर पंप कर सकते हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बस अंदाजा आप लोगों को थोड़ा बहुत है। देखिए अब जरा पॉइंट को अपने समझना, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को, ठीक है। पहले वाटर लॉगिंग को समझते हैं। वाटर लॉग इन को आपने ना जरा, जैसे आप कंप्यूटर में लॉग इन नहीं करते, तो लॉग इन का मतलब क्या होता है, आप कंप्यूटर में एंटर हो गए। तो वाटर लॉग इन जब हो जाता है किस चीज में, सॉइल के अंदर। किस चीज में, वर्ड में क्या लिखने लगा हूँ, सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर। सॉइल को यार थोड़ा समझ लोगे, सॉइल क्या होती है। आपके क्योंकि एक थोड़ा सा समटाइम आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है कि सॉइल क्या होती है। ये जो हमारी जमीन है ना, इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है, जिसे जमीन की स्किन भी कहते हैं, ठीक है, जो फर्टाइल लेयर है जिससे प्लांट अपने नाइट्रेट फास्फेट ऑब्टेन कर रहे होते हैं, जो जिसकी बेस जिस पे प्लांट डिपेंड कर रहे होते हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। तो वाटर वैसे तो आपकी जमीन में मौजूद है ना, अंडरग्राउंड वाटर अक्सर हम ट्यूबवेल से निकाल रहे होते हैं, नलके से निकाल रहे होते हैं, ठीक है, पीटर इंजन से निकाल रहे होते हैं। वो वाटर तो जमीन के अंदर मौजूद है। लेकिन वाटर अगर इतना ऊपर आ जाए, जो नीचे ये वाटर जो होता है ट्यूबवेल से आप जो निकाल रहे हो या नलके से निकाल रहे हो, ये तकरीबन जमीन की कहाँ होता है, 50-60 फुट पे ये पानी आना शुरू हो जाता है। बाद इलाकों में 100 फुट पे आ जाता है, यानी काफी नीचे होता है। लेकिन अगर ये इतना ऊपर आ जाए, इतना ऊपर आ जाए कि आपकी सॉइल में लॉग इन हो जाए, आपकी सॉइल तक पहुंच जाए, उसका होगा क्या कि जब जमीन में आप हल डालेंगे तो हल किस में गिरेगा, बेसिकली वाटर में जा गिरेगा। जब इतना ज्यादा ऊपर आपका वाटर आ जाता है कि सॉइल के अंदर लॉग इन हो जाता है आपका वाटर, तो हम कहते हैं क्या हो गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है। अच्छा, उससे जब वाटर लॉगिंग से नुकसान क्या होता है कि अब जब वाटर लॉग हो गया आपकी सॉइल में, तो जब सॉइल के ऊपर आपकी क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, वो वाटर एवेपोरेट करता है। तो वो पीछे क्या छोड़ जाता है, आपने अक्सर जैसे घर में कभी आपका गीजर ना चल रहा हो तो आपने पतीले के अंदर पानी वगैरह गर्म किया हो किसी देगची के अंदर, तो आप देखते हैं उसके इर्द गिर्द वाइट सा वो बन जाते हैं, साल्ट्स बन जाते हैं। इसी तरीके से वो वाटर भी जब एवेपोरेट करता है सॉइल के अंदर से, तो पीछे क्या छोड़ जाता है,
नमकियात छोड़ जाता है, सलिनिटी छोड़ जाता है। सो वाटर लॉगिंग और सलिनिटी आपस में कनेक्टेड है। वाटर लॉगिंग क्या है? जब वाटर आपकी सॉइल में एंटर हो जाता है, सॉइल को सेचुरेट कर देता है, उससे नुकसान क्या होता है? आप जहन में सोचोगे तो हम तो खुद भी अक्सर तो पानी दे रहे होते हैं जमीन के अंदर, सॉइल के ऊपर जब पानी दे रहे हैं तो सॉइल के ऊपर ही दे रहे हैं। नुकसान क्या होता है? देखें, जब आप पानी दे रहे हो ना तो वो सॉइल से ऑलरेडी न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर चुका है, ठीक है, उसके बाद वो पानी खुश्क भी हो जाता है। लेकिन ये वाला पानी कंसिस्टेंट मौजूद है। आपके जो वाटर सॉइल है ना, सॉइल के अंदर क्या होती है, एयर और वाटर की एक बड़ी बैलेंस किस्म की क्वांटिटी होती है। और जो इस सॉइल के अंदर बड़े सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करके या कैच करके, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फिक्स करके, फिक्स करके सॉइल के अंदर उसे क्या कर रहे होते हैं, सॉइल के अंदर उसे मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आपकी मिट्टी के अंदर ये वाटर वगैरह आ जाता है, वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा आ जाती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मिट्टी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और ऐसा ऐसा वो सारी जमीन आपकी क्या होती जाती है, बंजर होती जाती है। उस जमीन पे क्या बनते जाते हैं, नमकियात बनते जाते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी है। जो मैंने आपको बताया उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तो वाटर लॉगिंग क्या है? सेचुरेशन ऑफ सॉइल जब किससे हो गई है, वाटर से हो गई है। सलिनिटी क्या है? जब आपके सॉल्ट्स अकामुलेट हो जाते हैं। अगर सलिनिटी की दो टाइप भी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? जो नेचुरल रीजन की वजह से हो रही होती है। सेकेंडरी जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से। नेचुरल रीजन की वजह से सलिनिटी कब हो सकती है? एक होती है साल्ट लेक, जो नेचुरली आपकी क्या कर रही होती है, सलिनिटी काज कर रही होती है, जैसे कि कैस्पियन लेक वगैरह है, इस तरह है, ठीक है। फिर कुछ टाइडल मार्शेस की वजह से विजिलेंटी हो रही थी। ये टाइडल मार्शेस क्या है? आपने किस वर्ड पे फोकस करना है? टाइड पे। ये जब लहरें वगैरह आती है ना, आपने अक्सर देखा होगा, लहर साहिल पे आती है फिर वापस पानी ले जाती है। लेकिन बाद औक़ात कुछ लहरें होती हैं वो इतनी ऊंची आती हैं, कुछ पानी साहिल के इर्द गिर्द थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो साहिल के इर्द गिर्द छोटे छोटे दलदल बनना शुरू हो जाते हैं। वो कौन से पानी के होते हैं? नमकीन पानी के। और जो क्या काज कर रहे होते हैं, सैलिनिटी काज कर रहे होते हैं। सो कॉजेज क्या हैं? पाकिस्तान में बात करें या दुनिया में बात करें वाटर लॉगिंग सैलिनिटी की, सबसे पहला, वाटर टेबल जब आपका बहुत ऊपर आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि वाटर टेबल बाज एरिया में तो नेचुरली ऊपर आ जाता है, लेकिन क्यों आ जाता है? पहला इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारी जितनी नहरें हैं वो नीचे से कच्ची हैं, उनसे सीपेज हो रहा है। दूसरा, आप जब खेतों को पानी देते हो उसमें प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता, अक्सर हम फ्लडिंग के थ्रू पानी दे रहे होते हैं। ये फ्लडिंग के थ्रू पानी देने को अक्सर हम ये वर्ड यूज करते हैं कि हम पौधों के बजाय खेतों को पानी दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की वजह से इवेपोरेशन हो रही होती है, ये सैलिनिटी का काज बन रहा होता है। और फ्लड इरिगेशन जैसा कि मैंने आपको बताया ये कर रहा होता है। उसके अलावा एक और काज भी होता है, हम रेन वाटर की प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं करते, प्रॉपर ड्रेनिंग नहीं करते, खड़ा रहता है, जिसकी वजह से भी आपका वाटर टेबल हाई होता है और वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाती है। अफेक्ट्स क्या है? अफेक्ट्स में आपको मेजर तो बता चुका हूँ कि ज़मीन क्या हो जाती है आपकी, एरिड बन जाती है, बंजर हो जाती है। क्यों हो रही होती है? क्योंकि आपकी मिट्टी के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है? एनएरोबिक। थोड़ी देर पहले बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा था एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन मौजूद है, जहाँ आपके बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर सकते हैं। एनएरोबिक कंडीशन की वजह से वो जो बैक्टीरिया का मैंने नाम लिया ना, जो किसको मिट्टी के अंदर किसको मिक्स कर रहे हैं? नाइट्रोजन को। आप याद रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है मिट्टी के अंदर, वो नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जब ये एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती हैं तो आपका क्या होता है, आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की आस्ते आस्ते फर्टिलिटी खत्म होती जाती है। फिर ऐसी जगहों पे ऐसे प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग प्लांट्स कहते हैं, वो उस एरिया में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और हार्मफुल साल्ट्स फिर आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं जब एवेपोरेशन हो जाती है वाटर की। तो सोल्यूशन क्या है? अगेन, जो आपके पास कॉजेज हैं उसको एड्रेस करने हमारे पास सोल्यूशन आ जाते हैं। ड्रेनेज हमारी पुअर है, अगर उसको इम्प्रूव कर लें, कैसे इम्प्रूव कर लें? या तो सरफेस ड्रेनेज को इम्प्रूव करें, फ्लडिंग के थ्रू पानी ना दें, बल्कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यूज करें। या फिर आप जमीन के अंदर जो वाटर टेबल काफी ऊपर आ गया, ट्यूबवेल लगा के वो पानी निकाल लें, ठीक है, किसी और जगह वो यूज कर लें, तो ये ड्रेनेज इस तरीके से कर सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है बायो ड्रेनेज का। बायो ड्रेनेज का कंसेप्ट कहाँ से निकला है? बायो का मतलब है नेचुरल चीज को यूज करके आप ड्रेनेज कर रहे हैं। जैसे कि सफेदे के पौधे होते हैं, सफेदे को हम क्या कह रहे होते हैं? यूकलिप्टस कह रहे होते हैं। ये यूकलिप्टस है, ये वाटर को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो जिस जमीन में वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया, काफी ज्यादा वाटर आ गया, आप उसमें काफी ज्यादा क्या लगा दें? यूकलिप्टस लगा दें, वो भी वाटर कंज्यूम करेगा, ऐसे ऐसे उसका लेवल नीचे लेता आएगा। इन्हें इसे हम क्या कह रहे होते हैं? बायो ड्रेनेज कह रहे होते हैं।
उसके अलावा लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब है कि आप जो अपनी नहरें हैं उन्हें कंक्रीट उनका कर दें, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्विक डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर को हम, मैं अक्सर इस चीज़ के बारे में वंडर करता हूँ कि अगर हम, चले डैम नहीं बना सकते, बड़े नहीं बना सकते, छोटे नहीं बना सकते, रेन वाटर को तो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं ना। उससे डबल नुकसान से हम बचते हैं, उस रेन वाटर की वजह से जो फ्लडिंग हो रही होती है उस नुकसान से भी बच जाएंगे। उस रेन वाटर को फिर हम काफ़ी सारे एरियाज में एग्रीकल्चर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी रोल प्ले कर सकती है किसको सॉल्व करने में, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को। ठीक है, तो आई बिलीव मैं यहाँ पे हमारा लेक्चर क्लोज करते हैं। ठीक है, इससे आगे मैं दो चीज़ें आपसे लूँगा। ठीक है, पहले ही एक चीज़, आपके को क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे आप बताते जाएं। उसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने एक दो पॉइंट डिस्कस करने, वो बेशक इधर ऑनलाइन रह जाएं। ठीक है, ताकि वो मेरे साथ वो पॉइंट डिस्कस कर लें। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं यहाँ पे फिर, क्योंकि लेक्चर हमारा स्टॉप हो जाएगा, सो मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दूंगा, फिर उन लोगों के मैं क्वेश्चन डायरेक्टली ले लूंगा। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, और ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले सकूँ।